चोरी के मामले में पुरुष महिला समेत 7 लोगों को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से 4.25 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। तमाम घटना के संबंध में मीडिया के लोगों से बात करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार ने कहा कि पकड़े गए यह सभी लोग ऐसे घरों को टारगेट करते थे जो घर बंद रहता था। सीडीपीओ अमित कुमार ने कहा कि पिछले 1-1.5 महीने में कुछ चोरी की घटनाएं हुई हैं। ठंड का फायदा उठाते हुए इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई कि दरभंगा जिला के बालपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH57 के पास अदलपुर चौक के पास कुछ लोग हैं जो योजना बना रहे हैं, जहां से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन लोगों के पास से तलाशी ली गई तो 4.25 लाख रुपए कैश, 5 मोबाइल फोन, जिसका इन लोगों ने डिटेल नहीं बताया, एक लाल थैले, लाल कपड़े में सोने जैसे दिखने वाले पदार्थ। और पूछताछ के क्रम में ये जानकारी प्राप्त हुई कि पिछले 1-1.5 महीने में कई थाना क्षेत्र में कांड दर्ज, कई चोरी कांड में इन लोगों की संलिप्त बताई जाती है। पकड़े गए इन तमाम लोगों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। विभिन्न घरों से इन लोगों ने सोने की ज्वेलरी निकाले थे, जिसे बेचकर कुछ बंटवारा किया है। अमित कुमार पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि दिन में यह लोग बंजारों की तरह झूठ में इधर उधर घूमते और बंद घरों पर भी यह लोग नजर बनाते और दिन के समय अक्सर घूम घूम कर मांगने वाले का वेशभूषा बनाकर कभी सफाई कर्मी बनकर और ऐसे घरों की सफाई करते जो बंद पड़े थे और वहां चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पिछले 1-1.5 महीने में शहर में कुछ चोरी की हौसले की वारदातें हुई हैं, ठंड का फायदा उठाते हुए। इसी क्रम में हर तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर कल जानकारी प्राप्त हुई सिटी बालपट्टी को कि NH57 के पास अदलपुर चौक के निकट कुछ लोग हैं जो विभिन्न योजना बना रहे हैं और सारा सामान लगभग उनके रहने वाले का सारा सामान, कपड़े वगैरह सब पैकअप बोर्ड में रखा हुआ है और वो जा रहे हैं। तत्काल ही टेक्निकल टीम जो जिला की इकाई है उनके सदस्य इंस्पेक्टर जिले की अगुवाई में और सचिव बालपट्टी जो है रवि कुमार की उनकी अगुवाई में टीम का गठन करते हुए तत्काल छापेमारी की गई और 7 लोगों को अदलपुर चौक बालपट्टी अवस्थित NH57 के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब विधिवत उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 4.25 लाख रुपये कैश, 5 मोबाइल्स जिसका डिटेल्स नहीं बता पा रहे हैं, उनमें से एक का, और एक लाल थैले में लाल कपड़े में जैसा आप देख सकते हैं कुछ सोने जैसा दिखने वाला पदार्थ है जिसके ग्रैन्यूल्स हैं, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। विशेष पूछताछ के क्रम में जानकारी प्राप्त होती है कि पिछले 1-1.5 महीनों में शहर में घटित चोरियों में से बालपट्टी के केस नंबर 128-129, सदर थाना अवस्थित केस नंबर 428-429 जो दिसंबर महीने के हैं दोनों, और लहरिया सराय अवस्थित थाना क्षेत्र के 720 और 727 केस नंबर जो दोनों भी 18 दिसंबर और 22 दिसंबर को घटित हुए हैं, उनमें इनकी संलिप्तता सामने आ रही है टेक्निकल एंगल से और मैनुअल एंगल से और पूछताछ से। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ के गिरोह हैं? देखिए, पूरा गिरोह उड़ीसा के जाजपुर का है। उसके पहले भी 3-4 महीने पहले भी हमारे लहरिया सराय थाने की टीम ने 2 लोगों को पकड़ा था जो जाजपुर के ही थे, उड़ीसा के थे, उन्हें जेल भेजा गया था। इन लोगों के बारे में भी वहाँ के लोकल पुलिस थाने से जांच पड़ताल की जा रही है। इनके मोबाइल्स को खंगाला जा रहा है। इनके 1-2 सदस्य जैसा इनके द्वारा बताया गया और जो सीडिया से प्रदर्शित हो भी रहा है कि वो उड़ीसा निकल चुके हैं कुछ और सामान को लेकर। इनके पास से जो सामान की बरामदगी है उसके विषय में उन्होंने बताया है कि विभिन्न घरों से इन्होंने जैसा FIR में रिपोर्टेड है सोने की कुछ ज्वेलरी और कैश निकाले थे, उसे बेचकर ये कैश एकत्रित किया है, अपने में बंटवारा किया है, कुछ और साथी उड़ीसा चले गए हैं। इसके अलावा ये जो सोने जैसा पदार्थ है इसे इसके दिखाकर ये ठगी भी करते हैं, घरों में सोने की सफाई वगैरह काम भी करते हैं, आँख की सफाई करते हैं। और इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि दिन में रेकी करते हैं, बंजारों की तरह इधर उधर छोटे छोटे झुंड में घूमते हैं, औरतें बच्चे भी रहती हैं, और घूमकर जो शमशान पड़े घर होते हैं उनके नाली वगैरह को ये देखते हैं कि पानी कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ लोगों की नहीं होने की संभावना है, और ऐसे घरों पर आपने योजनाबद्ध तरीके से पैक करते हैं। तो बालपट्टी के जो चोरियाँ हैं दोनों 500 मीटर की दूरी में है। CCTV फुटेज वगैरह से काफ़ी कुछ स्पष्ट आ रहा है। तो क्या जेल से हैं सभी लोग? तो यहाँ पे स्थानीय लेवल पे कोई इनके संपर्क में थे यहाँ के लोग, ऐसा कुछ जानकारी मिला है? ये भूमंतु की तरह आते हैं। मधुबनी में कहीं ठिकाना बना हुआ था स्टेशन के पास है कहीं, और उसकी कुछ की जानी है। कल देर रात में पकड़ा गया, लगभग आज देर रात में पकड़ा गया है और कुछ की जा रही है। और 2-3 महीने पहले जैसा ये बता रहे हैं कि 3 महीने पहले पूरी इनकी टीम ही उड़ीसा से बिहार आई।
सर कुल कितने मिले? अभी 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है और थानों को सूचना दी गई है और पूछताछ की जा रही है। किसी गिरोह का सदस्य लोग हैं क्या सर? जिनका पूरा ये स्वयं में एक गिरोह है, गिरोह के रूप में ही काम करते हैं। सबके मोबाइल में सबके आधार कार्ड की फोटो रहेगी। अगर किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में पकड़ाने पर एक दूसरे को दिखा सके, एक दूसरे की आइडेंटिटी प्रूफ दे सके, सबके मोबाइल में सबके आधार की फोटो है। मोबाइल काफी सैनिटाइज्ड है, सीडीआर वगैरह के आधार पर किया जा रहा है। जो लोग उड़ीसा भाग गए तो उसको करेंगे, बिल्कुल किया जाएगा, पूरे ध्यान से। जो लोगों का भी उनमें से क्राइम का रिकॉर्ड है यहाँ, ये निकाला जा रहा है। पहले ये उनमें से अपराध करने का प्रतीक होते हैं, बता भी रहे हैं। रिकॉर्ड निकाला जा रहा है और इनके जेल में रहने के रिकॉर्ड भी पूरे देश के किसी भी जेल में अगर ये होंगे तो डिजिटल माध्यम से उस पर भी काम किया जा रहा है। महिला मोबाइल से और ये सोने जैसा दिखने वाला ये ग्रैनुअल से जो लाल कपड़े में सर इन लोगों से जो पूरी करते थे ये लोग, क्या ये लोग का टारगेट था और किस तरह से ये लोग टारगेट सेट करते थे? देखिए, दिन में जैसा मैं बताया रेकी करते थे उनकी महिलाएं, बच्चे और ये स्वयं भी कभी घुमंतु तरीके से मांगने वाले बन के, कभी सफाई कर्मी बन के रेकी करते हैं और प्राय वैसे घरों को टारगेट करते हैं जो बंद पाए जाते हैं, जो पूजा में, छठ में जो बाहर गए हुए थे वैसे घरों को टारगेट करते हैं। इसमें महिला पुरुष भी है, कौन कौन कितने लोग हैं? इनमें सारे पुरुष हैं। कितने सदस्य की इनकी टीम है और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और कितने लोग फरार हैं? देखिए, 2 लोगों के फरार होने की पुष्टि हो रही है मोबाइल के एनालिसिस से और उनके कहे अनुसार। बाकी टीम और भी हो सकती है, पूछताछ की जा रही है। कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? 7 लोग गिरफ्तार हैं। क्या क्या बरामद हुआ है? 4.25 लाख कैश और ये सोने जैसा दिखने वाला, ये सोने के दाने हैं जैसे दिखने वाला पदार्थ है, जांच कराई जाएगी और उनके मोबाइल से कोई हथियार वगैरह भी कुछ इस तरह की चीज बरामद हुई? नहीं, कोई हथियार की बरामदगी नहीं। ये जो सोने जैसा दिख रहा है, कुछ लोग बताया कि क्या चीज है, कहाँ से, किस तरह से? उन्होंने जैसा बताया कि ये कुछ इसमें ही ये कुछ ओरिजिनल भी रखते हैं और उसे दिखाकर उसका सत्यापन कराते हुए और इसको देखते हुए ये सिर्फ मौका देखकर ठग के बेच देते हैं। समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक हुई। मासिक समीक्षात्मक बैठक में विद्यालय निरीक्षण, डीबीटी 75 एक्सपेंडिचर, अपार आईडी जनरेशन, पीएम पोषण योजना, पायलट प्रोजेक्ट, ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों की उपस्थिति, ई शिक्षा कोष पर छात्रों की एंट्री, यूडाइस पोर्टल पर एंट्री, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, ई शिक्षा कोष पर एफएलएन टैग, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और रासायनिक निर्माण कार्य आदि बिंदुवार विस्तृत समीक्षा की गई। डीबीटी के लिए सभी आवश्यक कार्य विद्यालय स्तर एवं प्रखंड स्तर पर अनिवार्य रूप से करेंगे। यस और नो मार्क का कार्य नहीं करने वाले स्कूल को चिन्हित कर आज ही यस और नो मार्क का कार्य शुरू कराएंगे। आधारभूत संरचना में लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। अपार आईडी जनरेशन का कार्य निर्धारित समय पर 100% पूरा कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आधार की सीडिंग किए जानी है, 100% पूर्ण करने का निर्देश सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को औचक निरीक्षण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। शिक्षकों की 100% उपस्थिति ई शिक्षा कोष पर सुनिश्चित करेंगे। सरकारी, निजी विद्यालय, मदरसा, संस्कृत विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का ई शिक्षा कोष पर 100% एंट्री कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड अंतर्गत चिन्हित विद्यालयों में क्रियाशील प्रत्येक आधार पंजीयन केंद्र पर आधार कार्ड प्रतिदिन बनवाना सुनिश्चित करेंगे। केजीबीवी में 100% नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश और पीएम योजना का 100% क्रियान्वयन कराना है। बैठक में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के निरीक्षण के लिए प्राप्त निर्देशक के आलोक में तैयार निरीक्षण रोस्टर के अनुसार विद्यालयों का 100% निरीक्षण कराते हुए ई शिक्षा कोष पर अपलोड कराने का निर्देश दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि सभी विद्यार्थियों का विशेष अभियान चलाकर आधार कार्ड बनाना सुनिश्चित करे। बिना आधार कार्ड के विद्यार्थियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की लाभ नहीं मिलेगी। शनिवार को सुरक्षित शनिवार का आयोजन, गृह कार्य का मूल्यांकन, सभी विषयों के पाठ्यक्रम पूरा करने, कंप्यूटर शिक्षा, प्रयोगशाला के उपकरण का उपयोग, शिक्षकों की 100% उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति आदि शामिल है। क्योंकि एक बार आपको मौका दिया था कि आप फर्स्ट टाइम एक्सेल में डाल के एंट्री करें। उस समय जो विद्यालय छूट गए तो उन विद्यालयों को डायरेक्ट बच्चा वो ऐड नहीं कर सकता। उसका कहना है कि आप हमको S02 में दीजिएगा, तब हम डालेंगे तो उसको पहले सॉफ्टवेयर में चेक करता है कि ये बच्चा कहीं नहीं है। जब भारत के किसी भी स्कूल में वो बच्चा होगा तो उसका पैन नंबर जनरेट नहीं होगा।
ये बात जानिए, ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि पेन नंबर जनरेट नहीं हो रहा है। इसका वजह यही है, यदि एक बच्चा है उसके माता पिता का नाम और बच्चे का नाम तीनों चीज मिल जा रहा है तो उसके पेन नंबर को वो जनरेट नहीं कर रहा है, या उसका आधार नंबर मैच कर जा रहा है तो उसका पेन नंबर जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसलिए डुप्लीकेसी को रोकने के लिए S02 फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और S02 फॉर्म तभी भरना है ये एकदम ग्लोबल सर्च में वो बच्चा नहीं हो। अब आते हैं S03। अब आफ्टर आधार वैलिडेट इन यूडाइस, S03 तभी भरे जब उस बच्चे का पहले वो वैलिडेट करे आधार नंबर देके यूडाइस में। सबसे पहला चीज है, अपार के लिए यदि वो S03 भर रहा है तो पहले आधार को वैलिडेट करे यूडाइस में। यदि उसका आधार वैलिडेट नहीं होता है तभी यहाँ पे आना है। आफ्टर चेकिंग इट नॉट पॉसिबल फ्रॉम योर लॉगिन, यानी HM के लॉगिन से यदि ये सुधार संभव नहीं है तभी वो S03 बने। HM की लॉगिन में भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं कि वो डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकता है, वो बच्चा का एक हद तक नाम भी सुधार सकता है, मतलब 1 या 2 कैरेक्टर सुधार सकता है, या फिर वो बच्चे का आधार नंबर सुधार सकता है, बच्चे का नाम एज पर आधार सुधार सकता है। जब इतनी चीजें HM के लॉगिन में ही अवेलेबल है तो वो S03 फॉर्म भरकर BRC का दबाव न बढ़ाए। BRC पे हमारे पास उतना ज्यादा स्टाफ नहीं है कि हम विद्यालय के सारे कामों को BRC पे कर पाए, इसीलिए उनको ये बोलिए कि पहले आप ये इंश्योर्ड हो जाइए कि ये सुधार क्या आपके लॉगिन से संभव है। देखिए आप ही लोगों के लिए हित में बात कर रहे हैं, पहले उनको ये समझाइए HM को, यदि ये सुधार आपके लॉगिन से संभव है। आफ्टर चेकिंग इफ नॉट पॉसिबल फ्रॉम योर लॉगिन, यदि ये सुधार आपके लॉगिन से पॉसिबल नहीं है तभी आप S03 भरें। और S03 में क्या सुधार सकते हैं, आनंद जी जरा दिखाई, उसमें रिक्वायर्ड चेंज, रिक्वायर्ड क्या चीज में चेंजेस चाहिए वहां उस कॉलम पे जाइए, वहां जाइए ना, नहीं उधर नहीं, उधर ये फॉर्मेट बना हुआ है। वो जो एक्सेल फॉर्मेट में हम इसको बना इसलिए दें कि पेपर वर्क हमारा कम हो, और जब एक्सेल में रहेगा तो हमारे ऑपरेटर को भी ये सुविधा होगा कि वो यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उस डेटा को तैयार कर सके। अब यहाँ पे देखिए नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, आधार है। दरभंगा से इस वक्त काफी सनसनीखेज मामला सामने आया है। पेड़ से लटके हुए एक युवक की शव मिलने से इलाके में हड़कंप मची हुई है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया गया। PTN न्यूज के हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार से घटना के संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, कोई भी चीज अभी तक सामने नहीं आई है और नहीं तो उसके पास से कोई मोबाइल फोन है। SDPO अमित कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम कराकर 72 घंटे तक रखा जाएगा ताकि इसकी पुष्टि हो सके। SDPO ने कहा कि पहली दृष्टि से फांसी का प्रतीत होता है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। वहीं तमाम घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा मुजफ्फरपुर NH57 के किनारे एक पेड़ से लटका हुआ एक युवक की शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मब्बी थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई। शव के पास कुछ पुराने कपड़े फेंके हुए मिले। शव मिलने की जानकारी मिलते स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई थी, हालांकि न्यूज पढ़े जाने तक शव की पहचान नहीं हो सकी। सर, भालपट्टी थाना क्षेत्र में एक शव मिला है, पेड़ से लटका हुआ युवक का, क्या मामला है? उसका घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, स्थल की टीम भी आई थी। कोई क्लेमेंट अभी तक सामने नहीं आए हैं, न ही उनके पास कोई मोबाइल है। सबको विधिवत तरीके से पोस्टमार्टम कराकर 72 घंटे तक रखा जाएगा ताकि उनकी पुष्टि हो सके, तो कंप्लेन आता है उसको करवाएंगे। अभी तक क्या जानकारी मिली है? लोग कई तरह की बात कह रहे हैं कि हत्या कर दी गई या क्या? अभी तक प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि फांसी डाली। बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स जिला दरभंगा की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। दरभंगा के लेडीसराय स्थित धरना स्थल पर सोमवार को वहीं विद्युत विभाग के इन कर्मियों के द्वारा अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई और कहा कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। वहीं लोगों की मुख्य मांग थी कि विभाग हम लोगों को एजेंसी मुक्त हो। वहीं धरने पर बैठे विद्युत विभाग के ऑपरेटर, लाइनमैन, अन्य कई विद्युत विभाग के कर्मी अलग अलग क्षेत्र से आए हुए थे जो 1 दिवसीय धरना दे रहे थे। वहीं धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि इस विषय के संबंध में यूनियन के द्वारा विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मियों के लंबित मांगों पर कंपनी प्रबंधन द्वारा उपेक्षा की नीति रखने एवं कर्मियों की जायज मांगों को नहीं सुन रही है। आप लोग यहाँ पे आज धरना पे बैठे हुए हैं, किस तरह के कर्मचारी हैं और किनके समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं, ये बताइए। हम लोग मानव बल बिजली विभाग में कार्यरत हैं, बेटा सेक्शन DM सेट में है, SPO।
हम लोग का यही एक मांग है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं तो समान जो हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग को समान वेतन नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों को जो एजेंसी मुक्त किया जाए, जो हम लोगों को जो भी फैसिलिटी है हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट मिले और डायरेक्ट हम लोग को गवर्नमेंट अपने अंडर में रखे। हम लोग का यही मांग है, इसलिए हम लोग आज धरना स्थल पर डीएम कार्यालय दरभंगा में आए हैं। जो हमारे क्या कहेंगे, अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं तो आगे क्या कुछ आप लोग करेंगे? हम लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो सरकार से यही हम ये करते हैं कि अगर नहीं होती है तो 25 जून के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर जाएंगे और इसकी जिम्मेवारी बिहार सरकार की होगी और ऊर्जा मंत्री की होगी। जो आप लोग को ड्यूटी लिया जाता है, क्या ड्यूटी में भी ज्यादा लिया जाता है? कितने घंटा ड्यूटी लिया जाता है? ड्यूटी हम लोगों का 8 घंटा है, लेकिन हम लोगों से 24 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। यानी किसी भी टाइम बुला लिया? किसी भी टाइम बुला लिया जाता है ड्यूटी करने के लिए। आप हम लोग 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी और 26 दिन का ही हम लोग को वेतन मिलता है और काम जो है 30 दिन लिया जाता है। आखिर क्या लग रहा है, कहाँ से कुछ कमी है जो इस तरह का आप लोग के साथ हो रहा ये है? कमी सरकार की है। जो सरकार हम लोग से पूरा काम ले रही है, 24 घंटा काम ले रही है, इमरजेंसी में काम ले रही है, जो बिजली पर ही सारा कुछ निर्भर करता है और हम लोग बिजली को चला रहे हैं, लेकिन जो है हम लोगों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना वेतन बढ़ा रही है ना कुछ कर रही है। अभी कितना वेतन है? आप लोग कितना वेतन चाह रहे हैं? हम लोगों का बस ये है कि जो वेतन दे रही है सरकार, हम लोग उसमें सहमत हैं, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को एजेंसी मुक्त कर लिया जाए और अपने कंपनी के अंदर में समायोजन कर लिया जाए, जिस पर हम लोग कार्य करेंगे। सरकार के अंदर में जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी होगी उसके बाद तो गवर्नमेंट प्रदान करेगी। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद असद अंसारी। जितेंद्र कुमार राम हुआ, सनापुर सेक्शन में हम मानव बल के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, हम लोग 2013 से ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन विभाग हम लोग के प्रति कभी न आज तक कुछ सुने हैं न कुछ कर रहे हैं। हम लोग को यही आशा है कि हम लोग एजेंसी मुक्त कर दे विभाग और अपने अंदर में रखे, और जितना मानदेय पर हम लोग दे रही है हम उतना ही मानदेय पर काम करना चाह रहे हैं। और हम लोग का यही आशा करते हैं कि हम लोग को एजेंसी मुक्त कर दें और इससे ज़्यादा कोई हम लोग को कुछ चाहिए भी नहीं। कहाँ आप लोग प्रतिनियुक्त हैं? हम सनापुर सेक्शन दरभंगा में सिमाड़ा सब डिवीजन में काम कर रहे हैं। देते हुए बताएं क्या मांग को लेके आप लोग यहाँ पे हैं? जी, मेरा नाम रजी हैदर हुआ। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ कि आप आए कीमती वक्त लेके और हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा मांग ये है कि हम लोग जो है सो विद्युत विभाग में जो है सो मानव बल के पोस्ट पे कार्यरत हैं, जो कुछ लाइनमैन भी है और कुछ ऑपरेटर भी है यहाँ पे, और पूरे जिले में जो है सो हर जगह से, हर सेक्शन से आए हैं। हम लोगों का मांग है कि एजेंसी मुक्त हो। जो एजेंसी जो है सो हम लोगों के एजेंसी के माध्यम से हम लोग काम करते हैं, जिसको लेके जो आज हम लोग 1 दिवसीय धरना में डीएम साहब के कार्यालय में रखे हैं। जो उसमें जो है सो 93 रुपये हम लोग को जो है सो सरकारी भत्ता मिलता है, जो एजेंसी के मार्फत से हम लोग को दिया जाता है, जिसमें हम लोगों का जो है सो गुजारा नहीं अब चलेगा। 9300 में अब क्या होता है इतना महंगाई के दौर में। और सरकार से हमारी इतनी ही बात है कि अगर इसी शैली पे हम लोगों को देना है तो अपने अंदर समायोजन किया करें, ताकि जो है सो हम लोग इसी शैली पे काम करने के लिए सरकार के अंदर में तैयार है। यही मांग है। और मेरा मांग जो है सो एजेंसी से है कि एजेंसी मुक्त करे, सरकार से है। एजेंसी मुक्त करके जो है सो हम लोगों के बारे में सोचे हम लोग, क्योंकि आने वाले समय में हर एक महीने में जो है सो कोई ना कोई भाई का जो है सो जान जाता है, कोई जख्मी रूप हो जाता है बस। और 2013 से हम लोग ये मांग रख रहे हैं। हम लोगों का जो सरकार आज तक नहीं सुन रहा है, इसी के जो है सो विकल्प में हम लोग जो है सो आज 1 दिवसीय धरना में बैठे हैं, ताकि सरकार जागरूक हो, हमारी बात को सुने। हम लोग जो है सो जान जोखिम में डाल के जो सरकार को 24 घंटा सेवा देते हैं, लेकिन जो सरकार हम लोग को सुनने के पक्ष में बिल्कुल भी तैयार नहीं है। किस जगह पे आप लोग धरना? जी, हम लोग जो है सो डीएम कार्यालय में धरना पर, जी धरना स्थल पे जो है सो धरना दे रहे हैं। अगर मांग पर सुनवाई नहीं हुई तो आगे क्या? मांग सुनवाई नहीं हुई तो 25 जून 2025 को हम लोग जो है सो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। उसका जवाबदेही नीतीश कुमार सरकार को होगा और ऊर्जा मंत्री को होगा। आज आप लोग धरना दे रहे हैं, किस ओर से दे रहे हैं, किनके समक्ष दे रहे हैं? हम लोग का जिला समाहरणालय दरभंगा में दे रहे हैं। हम लोग का मुख्य एक ही मांग है, एजेंसी मुक्त कर दिया जाए। जब हमको एजेंसी मुक्त कर दिया जाएगा हम लोग को हर एक सुविधा मिल जाएगा। किस तरह के कर्मी हैं आप लोग? हम लोग विद्युत कर्मी है, मानव बल है। एक ही मांग है आप लोग का? जी, मुख्य मांग एजेंसी मुक्त। कहाँ का आप लोग प्रतिनियुक्त हैं? हम कोई हथौड़ी में है, कोई सिंहवाड़ा में है, कोई कोरिया में है, पूरा जिला में है। लगभग कितने ऐसे कर्मी हैं जिनकी ये मांग है? बिजली विभाग में 99% कर्मी का ही मांग है, सिर्फ 1% परमानेंट होगा। कब से ये मांग आप लोग कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं हो रही? 2013 से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग का सिर्फ शोषण हुआ है। क्या लग रहा है, सरकार के समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं?
हम लोग अभी विभिन्न स्टेप में मांग रखे हैं। अगर 25 जून तक मांग पूरा नहीं होता है, 26 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी ऊर्जा विभाग नीतीश कुमार की होगी। क्या नाम होगा आपका? दीपक कुमार चौधरी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का 24वां बिहार राज्य सम्मेलन कामरेड सीताराम येचुरी नगर दरभंगा में 22 से 24 दिसंबर तक चल रहा है। इस मौके पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कामरेड अशोक डवले ने कहा कि आज देश में सबसे ज्यादा गरीबी उत्तर प्रदेश में है, वहीं सबसे ज्यादा बेरोजगारी और सबसे ज्यादा पलायन बिहार से हो रहा है। बिहार के विकास के संदर्भ में डबल इंजन की सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है। बिहार में बेरोजगारी को दूर करने की कोई योजना नहीं है। बिहार में अपराध क्रम तेजी से बढ़ रहा है। हमारी पार्टी इसके विरुद्ध संघर्ष कर रही है। जमीन की लड़ाई मजबूती के साथ पार्टी लड़ रही है। पर्चाधारी को जमीन दिलाने और गरीबों को उजाड़ने के विरुद्ध पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। पार्टी के दूसरे पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड विजय राघवन ने बताया कि आज देश में संविधान को बचाने की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ी जा रही है। शासक वर्ग के द्वारा सांप्रदायिक उन्माद फैलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी का 24वां पार्टी कांग्रेस तमिलनाडु के मदुराई में होने जा रहा है, जिसमें हम संविधान की रक्षा और सांप्रदायिकता के विरुद्ध सभ्यता और संस्कृति को बचाने के संघर्ष को मजबूत बनाने का ठोस निर्णय लिया जाएगा। पार्टी कांग्रेस में किसानों पर हो रहे हमले के सवाल पर भी निर्णय ली जाएंगी। पार्टी के बिहार राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि आज बिहार पार्टी के सामने यह सवाल गंभीर है कि भूमिहीन गरीबों को 5 डिसमिल जमीन कैसे दिलाया जाए, पर्चाधारियों और बटाईदारों को उनका वाजिब हक कैसे दिलाया जाए और गरीबों के घरों को उजाड़ने की सरकारी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरने का हम इस सम्मेलन में एक ठोस निर्णय लेंगे। इस अवसर पर पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती भी मौजूद थे। मदुरा में होने वाला है, तो ये हमारा पार्टी में पार्टी कांग्रेस की पहले हर पार्टी यूनिट का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ये डेमोक्रेटिक तरीके से ऐसा कॉन्फ्रेंस नीचे से ऊपर तक है। तो अन्य राष्ट्रीय दल से हमारा पार्टी का बेसिक डिफरेंस ये है, कॉन्फ्रेंस के पहले सब यूनिट में कॉन्फ्रेंस और हर कॉन्फ्रेंस पे गणतंत्र के अनुसार कमिटी और सेक्रेटरी की चुनाव भी होता है। तो ये कॉन्फ्रेंस में ऐसा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और हमारा पार्टी ऐसा एक पार्टी है, ये इसके बारे में पार्टी कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, हम पेश करेगा और पास करेगा। इस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन के अनुसार आने वाले दिन में हमारा पार्टी की एक्टिविटीज भी आगे ले जाएगी। इस पे अभी ऐसा एक अवस्था है जो हिंदुस्तान में भाजपा की मुल्क अभी भी चल रहा है, इसको बिहार की एक रीजनल पार्टी की समर्थन से होता है। जो सांप्रदायिक ताकत हिंदुस्तान में जो राजनीति लागू करता है और जो इकोनॉमिक एजेंडा लागू करता है, ये दोनों देश के लिए, देश की गरीब लोगों के लिए अच्छा नहीं है, उनकी खिलाफ है, उनकी इंटरेस्ट के खिलाफ है। क्योंकि जो आर्थिक नीति लागू करता है हिंदुस्तान में पूरा दुनिया पे सबसे ज्यादा मंदी महंगाई के मुद्दे पे महंगाई में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होता है। और अब देखिए इन्फ्लेशन बढ़ोतरी है, जीडीपी ग्रोथ गिरावट है। तो आर्थिक अवस्था ऐसा है, इंप्रेसिव नहीं है। 10 साल से भाजपा की सरकार है। रोजगार में क्या अवस्था है? बेरोजगार बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार यूपी के अंदर है, ज्यादा प्रवासी नौजवान बिहार से है, ऐसा अवस्था है। तो ये विभिन्न मुद्दे में गरीबों को क्या डिफिकल्टी है, इसको तोड़ने में भाजपा की सरकार की ओर से सफलता नहीं हो रहा है। और सांप्रदायिकता संघर्ष पूरा हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है। और केंद्रीय सरकार प्रायोरिटी में क्या करता है? इतना ज्यादा बैकवर्डनेस है, गरीबी है
हंगर है, इस समय पे पार्लियामेंट में पहला प्रायोरिटी वक्फ बिल को देता है। गरीबों को या आम जनता के मुद्दे पे क्या प्रायोरिटी देता है पार्लियामेंट? इसकी दूसरा सरकार, तीसरा है अभी दूसरा प्रायोरिटी क्या है? एक देश एक चुनाव। गरीबों के मुद्दे पे क्या है? मेहनत करने वाले के मुद्दे पे क्या है? देश में जो प्रश्न है इसको तोड़ने में क्या है? नो प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी पूरा सांप्रदायिकता के अनुसार देश को तोड़ने के लिए है, और माइनॉरिटी के ऊपर हमला करने के लिए, गरीबों के ऊपर हमला करने के लिए। और दूसरा प्रायोरिटी है देश में जो कॉर्पोरेट है उस कॉर्पोरेट की जो प्रॉफिट है इसमें बढ़ोतरी करने के लिए। लेकिन सवाल है सर कि विपक्ष क्या कर रहा है? अरे सरकार नहीं बनाते हैं ना, विपक्ष पॉलिसी सत्ता में नहीं है, सड़कों पे विपक्ष क्यों है? क्या है सर? अब बनाता है कौन पॉलिसी लागू करता है? विपक्ष नहीं है सर। इसी सरकार में किसान आंदोलन, किसानों को जीत मिली ना, क्योंकि सड़कों पे उतरे। मैं कहता हूँ सड़क पर क्यों नहीं? यू प्लीज परमिट मी टू कंक्लूड। यस सर, ये तो सरकार की पॉलिसी के बारे में मैं कहता हूँ ना, विपक्ष का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, विपक्ष का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सरकार की एंटी पीपल पॉलिसी है इसको जनता के बीच में एक्सप्लेन कर उनको ताकत वाली आंदोलन इसके खिलाफ करना है। हम वामपंथी ताकत है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा है ना। तो हम अभी आप देखिए चुनाव में हम क्या किया, एक गठबंधन बनाकर उनको रोकने के लिए कोशिश किया। ऐसा एक गठबंधन बनाने से भाजपा को बहुमत में कमजोरी हुआ। दे डिड नॉट हैव दी मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। दूसरा दो चुनाव में उनको मेजोरिटी मिला, उनकी सरकार है। और आंदोलन होना चाहिए क्योंकि जो ये प्रो रिच पॉलिसी है और ये किसान लोगों को जो अभी देखिए आप फर्टिलाइजर सब्सिडी काटा, फूड सब्सिडी काटा, सोशल सेक्टर में बहुत कम है हिंदुस्तान की अलॉटमेंट 7% से। डेवलप्ड राज्यों में OECD में 21% है सोशल सेक्टर को, हिंदुस्तान में 7% है। और अब देखिए स्वास्थ्य के लिए 1% GDP में बहुत। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान बचाने दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर दमन बंद करने, नोएडा ग्रेटर नोएडा के सभी किसानों को लुक्सर जेल से रिहा करने, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति वापस लेने, संघर्ष कर रहे सभी किसान संगठनों से तत्काल चर्चा करने आदि मांगों और किसानों के ऊपर केंद्र सरकार के बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा दरभंगा जिला परिषद के द्वारा केंद्र सरकार का पुतला दहन कामरेड भोगेंद्र झा चौराहा पर किया गया। मौके पर पुतला दहन का नेतृत्व कर रहे अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि हम भारत के किसान आज 23 दिसंबर 2024 को देश भर के जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम NDA 3 के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन न करने का कड़ा विरोध करते हैं और उन सभी किसान संगठनों और मंचों से जो वास्तविक मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसके साथ वार्ता करने की मांग करते हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से किसानों के साथ विचार विमर्श करने के लिए कहा है। हम आपसे दृढ़तापूर्वक मांग करते हैं कि आप केंद्र सरकार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान बचाने दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर दमन और आंसू गैस के गोले दागने को रोकने, गत दिनों से गौतम बुद्ध नगर की लुक्सर जेल में बंद सभी किसानों को रिहा करने, उन पर हत्या के प्रयास सहित झूठे लगाए गए मामलों को वापस लेने और साजिश के लिए जिम्मेदार पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और अन्य अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति, डिजिटल कृषि मिशन और राष्ट्रीय सहयोग नीति को वापस लेने और संघर्ष कर रहे सभी किसान संगठनों के साथ तुरंत चर्चा करने और MSP, ऋण माफी, बिजली के निजीकरण और LRR अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन पर किसानों की लंबे समय से लंबित वास्तविक मांगों को स्वीकार करने का निर्देश दे। पुतला दहन से पूर्व अजय भवन CPI कार्यालय से किसान नेताओं ने जुलूस निकालकर कामरेड भोगेंद्र झा चौराहा पर पहुंचे। मार्च MRM कॉलेज होते हुए कामरेड भोगेंद्र झा चौराहा पर पहुंचा। इस बीच किसान नेता केंद्र सरकार के खिलाफ कई नारे लगा रहे थे। मौके पर किसान नेता विश्वनाथ मिश्र, वरुण कुमार झा, नवी हसनकारी, दीपक कुमार मिश्र, आनंद मोहन, शिव कुमार सिंह, हीरा पासवान, रोशन कुमार, विकास कुमार यादव आदि उपस्थित थे। पुतला दहन किया गया और किसका पुतला दहन किया गया, कहाँ पर किया गया? हम लोग अभी प्रधानमंत्री का पुतला दान किए हैं। हम लोगों का है जो किसान विरोधी जो बिल तैयार किया गया है, बाजार नीति, बिजली विधेयक,
या किसान विरोधी जितने नीति बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उसकी प्रति भी हम लोग जलाए हैं और प्रधानमंत्री का पुतला दहन किए हैं। हम लोगों का आज राष्ट्रपति से मांग है, जो संविधान विरोधी, बाबा साहब विरोधी जो गृह मंत्री है उसको बर्खास्त करे और किसान विरोधी बिल जो भारत सरकार लादने का काम कर रहा है। एक तरफ पिछले साल जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें 750 से अधिक किसान अपनी शहादत देके और तीनों काला कानून वापस करवाए थे, लेकिन चोर दरवाजे से भारत सरकार फिर 20-22 बिजली बिल पास करवा लिया। अभी बाजार नीति पास कराने के लिए पेश कर दिया है और तमाम जो काला कानून में किसान नीति था उसको इम्प्लीमेंट चोर दरवाजे से कराने के चक्कर में, कॉरपोरेटरों का जेब भरने के चक्कर में लगा हुआ है। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ आयकर चौराहा पर यहाँ के मूर्ति के सामने प्रधानमंत्री का पुतला दहन करके ऐलान किए हैं कि अभी भी समय रहते चेत जाओ, अमित शाह को बर्खास्त करो और तमाम किसान विरोधी बिल वापस लो, नहीं तो आगे संयुक्त किसान आंदोलन जो पूरे दरभंगा ही नहीं पूरे देश में इस तरह लहकेगी जिसमें तुम सारे लोग जल के राख हो जाओगे। राजीव चौधरी, जिला अध्यक्ष, दरभंगा जिला किसान सभा। किया गया, किनका पुतला दहन किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री का हम लोग पुतला दहन करने का काम इस भोगेन झा चौक पर किए हैं। उसका मुख्य मकसद है कि भारत सरकार जो किसान विरोधी है, जो संविधान विरोधी है, जो भारत के मेहनत कश आवाम का विरोधी है, वो लगातार भारत के किसानों पर, आम आवाम पर, श्रमिकों पर हमला करने का काम कर रही है। अभी आप देखे हैं भारत सरकार का गृह मंत्री भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर अभद्र टिप्पणी करने का काम किया है और इससे निश्चित रूप से उनकी दलित विरोधी मानसिकता प्रदर्शित होती है। ऐसी स्थिति में आज भी दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलनरत हैं और किसान अपने प्राण की आहुति देने के लिए तैयार हैं। आपको बताया गया कि पिछले वर्ष आंदोलन में 750 किसानों ने अपने प्राण की आहुति दे दी, लेकिन इस मोदी सरकार के लिए जरा भी संवेदना नहीं है। पूरे देश से गलती मानकर और काला कानून वापस लेने की बात किया, लेकिन आज भी MSP लागू करने का काम नहीं किया। किसानों को समय पर खाद बीज मुहैया करने का काम सरकार नहीं करती है। जबरन स्मार्ट मीटर लोगों के घर में लगाने का काम करती है, लोगों से जबरन पैसा वसूलने का काम कर रही है। ये स्थिति इस सरकार की है। इसलिए आज हम लोग भारत का प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर और राष्ट्रपति के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं, जो किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों के साथ सम्मानजनक वार्ता करके किसानों की समस्या का समाधान करे। और भारत का गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता थे, अभद्र टिप्पणी उनके द्वारा किया गया है, उसे भारत सरकार बर्खास्त करे। इसी बात को लेकर आज हम लोग पुतला दहन करने का काम किए हैं। नरेंद्र झा, जिला सचिव CPI दरभंगा। पूरे देश में किसान विरोधी सरकार के खिलाफ किसान सभा की ओर से पुतला दहन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें काला कानून जो बना उसकी पत्तियां जलाने की काम की जा रही है, ताकि सरकार को हम यह संदेश दें कि यह संदेश किसानों का है, मजदूरों का है और किसान विरोधी जो आपकी नीति है वह नहीं चलने जा रही है। इसीलिए हम लोग आज दरभंगा के इस भोगेन झा चौराहा पर पुतला दहन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करने का काम किया। क्या नाम हुआ? तमन्ने, किसान सभा के महासचिव। मेट्रोपोलिस जांच लैब का पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। दरभंगा के लहरियासराय स्थित पंडासराय मछट्टा चौक के पास सोमवार को वहीं उद्घाटन समारोह के मौके पर मेट्रोपोलिस लैब के एरिया मैनेजर शालिग्राम कुमार, अखलाकुर रहमान, मरियम सदीका, अन्य कई लोग मौजूद थे। उद्घाटन के मौके पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने कहा कि मेट्रोपोलिस पूरे देश भर में करीब 3000 यूनिट है और साथ साथ विदेश में भी कई जगह होने की बात कही। उन्होंने कहा इस तरीके की ब्लड कलेक्शन सेंटर जिसकी क्वालिटी भी अच्छी बताई। वहीं उद्घाटन के मौके पर शालिग्राम कुमार एरिया मैनेजर ने बताया
यहाँ से कई तरह की बीमारियों से जुड़े जांच बेहतर गुणवत्ता के साथ रिपोर्ट दी जाएगी। 1000 से जांच शुरू होती है और हर वर्ग के लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मान है और यहाँ पे पंडसराय मचट्टा पे ये मेरा मेट्रोपोलिस इंडिया.com सेंटर है। यहाँ पे होम कलेक्शन फैसिलिटीज रहेगा। यहाँ पे सारी टेस्ट किए जाएगी और रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे मिलेगा आपको और सस्ते पैकेज में टेस्ट की सुविधा यहाँ पे की गई है। किस जगह पे ये मचट्टा लहरिया सराय दरभंगा, यहाँ पे किनके द्वारा ये आज उद्घाटन किया गया? ये रहमान के द्वारा सेंट्रलाइज्ड। हमारे चीफ गेस्ट हमारे डॉक्टर फराज फातमी सर हैं। बाकी उनके साथ जो मित्र हैं उनकी निगाह पे ये उद्घाटन किया गया है और मैं चाहूँगा कि इस सेंटर्स को ये आगे बढ़ाइए, सहयोग दीजिए और जहाँ तक होगा हम खड़े उतरेंगे अपने कमिटमेंट पे। थैंक यू। हमारा ये पेशेंट सर्विस सेंटर जो APSC मोड है हमारा कंपनी का मेट्रोपोलिस का, उसका हमारा ये सेंटर यहाँ पे ओपन हुआ है पंडसराय मचट्टा चौक पे, जो ए रहमान जी संचालित करेंगे इसको। और मैं कंपनी का एरिया मैनेजर, मेरा नाम शालिग्राम कुमार है और हम लोग इसको अच्छे मुकाम पे ले जाएंगे। होम कलेक्शन की जो फैसिलिटी है पूरे शहर दरभंगा में यहाँ से संचालित होगी। लोग घर बैठे जांच करवा सकते हैं। जो हमारा फुल बॉडी हेल्थ चेकअप है जो 1000 से स्टार्टिंग है और 6000 तक का पैकेज है। डिफरेंट डिजीज के अकॉर्डिंग वो पैकेज बनाया गया है। इसके साथ साथ हम लोग सैटरडे संडे को जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों के लिए और साथ में जो कंप्लीट हम लोग हेल्थ चेकअप यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे, जो स्टार्टिंग केवल 10 रुपये से शुरू है। 10 रुपये में हम लोग ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, 99 में हम लोग ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और साथ में थायराइड की टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। इसके अलावा 199, 299, 399 विटामिन डी, विटामिन B12 के साथ जो पैकेज 599 है, ये सब हम लोग यहाँ पे सैटरडे संडे को कैंप में देंगे यहाँ पे। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोगों को जो अब मेन शहर जाना पड़ता था, जो यहाँ से दूर है, वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। नियर अबाउट में घर बैठे उनको होम कलेक्शन की जो फैसिलिटी है यहाँ से मिलेगी। और हमारा ये अभी दरभंगा में हमारा ये 8वां सेंटर ओपन हुआ है। इसके लिए जो समय है, किस समय में जो है आप? सुबह 7 बजे हमारा ये सेंटर ओपन होगा और रात्रि के 8 बजे तक अवेलेबल है। आज सबसे पहले तो ये हमारे मोहल्ले में कही है, हमारे घर के किनारे ही करीब में ये आज मेट्रोपोलिस सेंटर का आज उद्घाटन हुआ। मैं सबसे पहले अपने भाई रहमान साहब को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। आज इस मौके पर इस मेट्रोपोलिस के एरिया मैनेजर भी हमारे साथ मौजूद हैं और जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि ये मेट्रोपोलिस सेंटर जो है ये तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन इसके 3000 यूनिट हैं। तो ये और साथ साथ विदेश में भी इसके कई जगह इन्होंने यूनिट्स खोले हैं और हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। और ये एक तरीके से कहिए ब्लड कलेक्शन सेंटर और सर्विस सेंटर, पेशेंट सर्विस सेंटर इसको माना जाए, ये जो आज यहाँ पे खुला है। यहीं से सारे सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्वालिटी होनी चाहिए, साथ साथ प्राइस सबसे बड़ी चीज है और सबसे इम्पोर्टेंट है रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। वो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी ब्लड प्रोफाइल कलेक्शन यूनिट के अंदर, इन चीजों को ध्यान रखते हुए। रहमान भाई इसके एक्सपीरियंस्ड रहे हैं और कई साल इन्होंने इसी सेंटर में कई अस्पताल में, पारस में भी हमारे साथ थे, वहां भी इन्होंने काम किया और ही नोज द वर्क, काम जानते हैं ये। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्राइस सबसे अच्छी मिल जाएगी, क्वालिटी मिलेगा, स्टैंडर्ड मिलेगा और रिजल्ट भी, क्योंकि इसका कलेक्शन यहाँ करेंगे और यहीं पे लैब भी है दरभंगा में इसका। तो यहाँ से लैब से आसानी से तुरंत ऑनलाइन इनकी रिपोर्ट मिल जाएगी और रिपोर्ट भी होगी तो जेन्युइन और सही रिपोर्ट होगी, क्योंकि जब 3000 यूनिट इनका खुला हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, तो ये कहीं ना कहीं एक समझिए लोगों का भरोसा भी इस पूरे सेंटर पर है। तो मैं उम्मीद करूंगा और कहूंगा भी यहाँ के जनता के तमाम लोगों को कोई आकर के इन पे भरोसा कीजिए और कभी भी कोई ऐसा जरूरत पड़े तो जरूर यहाँ से अपना जांच करवाएं और ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आगे ट्रीटमेंट सही हो सके। इसी के लिए मैं आखिरी में अपने भाई रहमान साहब को, एरिया मैनेजर साहब का स्वागत करता हूं और सभी तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज घर में ये भी है कि आज
कि जो अगर किसी को ब्लड यहाँ नहीं देना है तो घर भी जाकर के लोग अपना ब्लड कलेक्शन ये लोग करवा सकते हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और एक बड़ी अच्छी शुरुआत है और उम्मीद करता हूँ कि जो इनका एक्सपीरियंस है वो इस सेक्टर में जरूर काम आएगा। कैसा यहाँ पे आके लगा जो व्यवस्था है यहाँ पे किया गया है? क्या जी, व्यवस्था सारी है। अब देखिए मेन टेस्ट क्या होते हैं, मैं भी इसी फील्ड का हूँ। सीबीसी होता है, कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल होता है, आरएफटी होता है, एलएफटी होता है, केएफटी, सारे टेस्ट जो होते हैं, स्टूल एग्जामिनेशंस होते हैं। जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, जो कहीं ना कहीं ब्लड प्रोफाइल से लेके यूरिन प्रोफाइल से लेके स्टूल प्रोफाइल तक जो टेस्ट होते हैं वो सब यहाँ आसानी से हो जाएंगे।